हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अननोन आइटम्स का अपना चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे मैथ्स 1 में वीक 9। देखो, मैथ्स 1 वीक 9 में हम कवर करेंगे इंटेग्रल्स के बारे में, पढ़ेंगे एंड कंप्यूटिंग एरिया अंडर कर्व। ये हमारे मेजर टॉपिक्स हैं मैथ्स 1 की वीक 9 के कंटेंट में। ठीक है, तो देखो, इसके पहले हमने डिफरेंशिएशन पढ़ रखा है ना, कि अगर मान लो हमारे पास एक फंक्शन है 2x³ माइनस 8x² प्लस 25x प्लस 16। ये देखो, एक बड़ा सा हमारे पास एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, राइट। अब इसी पॉलिनोमियल फंक्शन को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, तो अगर मैं मान लो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करी, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 6x² माइनस 16x प्लस 25, एंड ये 16 क्या बन जाएगा 0, है ना। तो अब ध्यान से समझना कि ये हमारे पास फर्स्ट मेन फंक्शन है, ओरिजिनल फंक्शन। इस ओरिजिनल फंक्शन को जब हमने डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास क्या आ गया, 6x² माइनस 16x प्लस 25। ठीक है, तो इनिशियली ये हमारे पास एक क्यूबिक फंक्शन था और हमने डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास क्या आ गया, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन आ गया। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि जो डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन का काम क्या होता है कि एक बहुत बड़ी सी फंक्शन है और उसे अगर हमें कंप्रेस करना है, लाइक छोटा करते जाना है, उसको ब्रेक डाउन करते जाना है, तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हैं। अभी देखो, ये जो हमारे पास डिफरेंशिएट होके आया है, इसको अगर हम दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, है ना। तो जैसे ये हमारा एफ डैश एक्स आया, इसी को अगर हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो ये आ जाएगा 12x माइनस 16, और ये 25 हमारा 0 बन जाएगा। अब देखो, सबसे फर्स्ट ओरिजिनल फंक्शन हमारा क्या था, क्यूबिक फंक्शन था। देन जब हमने दोबारा डिफरेंशिएट किया, तो ये फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास ये बन गया क्वाड्रेटिक फंक्शन। अब हमने वापस से इसको डिफरेंशिएट किया तो ये हमारा हो गया एक लीनियर इक्वेशन, है ना। तो हमें ये समझ में आ रहा है, लाइक जितना ज़्यादा हम इसको डिफरेंशिएट करते जाएंगे। अभी देखो, अगर मैं वापस इसको डिफरेंशिएट करूँ तो हमारे पास बचा रहेगा सिर्फ 12, और 12 को अगर मैं वापस से डिफरेंशिएट करूंगी तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो डिफरेंशिएशन हमें समझ में आ रहा है कि डिफरेंशिएशन क्या करता है कि एक बड़ा सा फंक्शन रहता है और उसी बड़े से फंक्शन को हम मिनिमाइज करते जाते हैं, और यही जो हम मिनिमाइजेशन करते हैं ये हमारा डिफरेंशिएशन का काम है। लाइक मेन रोल जो है डिफरेंशिएशन का, वो है बड़े फंक्शंस को ब्रेक करके लाइक स्मॉलर स्मॉलर पोर्शंस में लाना। ठीक है, अब इसी डिफरेंशिएशन का ठीक उल्टा है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें तो एन इंटीग्रल represents the area under a curve the accumulation of variables plus functions। ठीक है, तो इंटीग्रल क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया अंडर अ कर्व एंड द एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड फंक्शंस। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन का काम क्या है कि ये एक बड़ा फंक्शन है, उस बड़े फंक्शन को ये लाइक स्मॉलर पीसेस में ब्रेक डाउन करने में हमारा डिफरेंशिएशन हेल्प करता है। ठीक है, कि जैसे क्यूबिक से हमारे पास क्वाड्रेटिक बन गया, क्वाड्रेटिक से लीनियर बन गया। लेकिन अगर हम इंटीग्रेशन की बात करें तो इंटीग्रेशन हमारा उल्टा है। इंटीग्रेशन क्या करता है कि एकदम छोटा सा एक कांस्टेंट नंबर है, तो ये कांस्टेंट नंबर को वो फंक्शन बना देगा। अगर फंक्शन है, अगर लीनियर फंक्शन है तो उसको क्वाड्रेटिक बना देगा, अगर क्वाड्रेटिक है तो उसको फिर क्यूबिक फंक्शन बना देगा। तो इंटीग्रेशन जो है वो ठीक डिफरेंशिएशन का ऑपोजिट वर्क करता है। अब देखो, दो तरीके के हमारे पास इंटीग्रेशन होती है। फर्स्ट हो गया हमारे पास इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, और दूसरा हो गया हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन। अभी देखो, अगर हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की अगर बात करें तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया कि मैं कोई लिमिट सेट नहीं कर रही हूँ, मतलब आपकी मर्जी है, आप इसको इंटीग्रेट करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, लाइक यू कैन जस्ट, मतलब पूरा, मतलब ऐसे समझो कि
आप पे कोई लिमिट नहीं दे दी गई है, और जस्ट मतलब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में बेसिकली हम फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, और फॉर्मूला का यूज़ करके सिंपली हम अपना आंसर निकाल लेते हैं। जैसे नॉर्मल डिफरेंशिएशन होती है, तो नॉर्मल इंटीग्रेशन को ही हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं, ऐसे समझ लो। ठीक है। और डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या हो गया? डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया कि यहाँ पे भी हमारा फॉर्मूला यूज़ होगा। यहाँ पे भी हम इनिशियली जैसे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं, सॉरी, वैसे ही डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी सॉल्व करेंगे, लेकिन मैं आपको लिमिट दे दूंगी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ये फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, तो वैल्यू क्या आएगी, तो वहाँ पे हमारा यूज होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन को और प्रेसाइजली अगर बोलूँ, तो जब भी हमें एरिया अंडर द कर्व निकालना होता है, तो वहाँ पे भी हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज होता है। और इनडेफिनेट हो गया कि नॉर्मली जो जो भी हमारे इंटीग्रेशन के क्वेश्चन हो गए, तो उसमें हमें इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ता है। अभी देखो, पहले हम फॉर्मूलाज कर लेंगे, उसके बाद मैं यहाँ पे क्वेश्चंस बताऊंगी कि कैसे ये इंटीग्रेशन करते हैं। तो अभी फॉर्मूलाज देख लेते हैं। देखो, अब अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला की बात करें, तो फर्स्ट हमारे पास ये जितने भी फॉर्मूलाज हैं, हाँ, इन सारे फॉर्मूलाज में आपको एक सी दिख रहा होगा कि प्लस सी प्लस सी प्लस सी। तो अभी समझते हैं कि ये प्लस सी क्यों यूज़ करते हैं, और पहले तो इस प्लस सी को कहते क्या है। ये प्लस सी जो है हमारा, इसको कहते हैं हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, या बेसिकली इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है। तो ये जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, देखो इसको ना मैं ऐसे एग्जांपल से समझाती हूँ कि अगर आपको मैं एक नेकलेस ला के दे रही हूँ नॉर्मल सा, और मैं कह रही हूँ कि इसको तोड़ो, तो ब्रेक करने में तो चीज़ें मज़ा ही आता है कि कोई भी चीज़ अगर हमें तोड़नी हो तो वो बहुत अच्छा लगता है ना। तो अगर मान लो वो नॉर्मल सा नेकलेस होगा, तो फिर आप उसको आराम से उसको तोड़ोगे, है ना, मतलब अच्छा लगेगा। इट्स लाइक अ फन एक्टिविटी, राइट। लेकिन अगर मैं कह रही हूँ कि अगर एक डायमंड का नेकलेस है, ठीक है, और अगर आप डायमंड के नेकलेस को तोड़ोगे, ठीक है, अभी, या फिर मान लो टूट गई गलती से आपसे, मतलब मान लो कोई डायमंड की या फिर कोई बहुत एक्सपेंसिव सी नेकलेस है, वो टूट गई। अगर वो टूट गई और वो ज़मीन पे गिर गई, तो एकदम जो उसके छोटे-छोटे, मतलब मान लो डायमंड्स होंगे, या फिर उसके जो छोटे-छोटे बीड्स होंगी, अगर वो गिर गई होगी, तो आप उन छोटी-छोटी बीड्स को भी तो ढूँढोगे ना, इन केस कि अगर वो गिर गया है तो। एंड समहाउ अगर आप जाके शॉपकीपर को देके और उसपे लाइक फिक्स करवा पाओ उन चीज़ों को, ठीक है? तो इंटीग्रेशन ऐसा, इसको डायमंड के नेकलेस के जैसे समझते हैं कि जैसे डिफरेंशिएशन जब हम कर रहे हैं, तो वो तो हम बस तोड़े जा रहे हैं, फंक्शन को ब्रेक डाउन किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। अब इंटीग्रेशन क्या करता है? इंटीग्रेशन यही जो छोटे-छोटे ब्रेकडाउन्स हैं, इन सबको लाइक समेट के जोड़ता है। तो जब वो पूरा का पूरा ऐसे मतलब जोड़ रहा है ना, सारे पीसेस जो है बिखरे हुए हैं, उनको कलेक्ट कर रहा है, तो कलेक्ट करते करते हम एक एक्स्ट्रा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लेते हैं कि इन केस अगर कुछ छूट गया हो, लाइक एकदम माइनर सा,
एकदम छोटा सा शायद कोई कांस्टेंट छूट गया हो, या छोटा सा कोई मान लो हमारा फंक्शन का कुछ एक छोटा सा कंपोनेंट छूट गया हो, तो वो उस चीज़ को समझाने के लिए कि यहाँ पे हम इंटीग्रेशन क्या करते हैं कि हम सारी चीज़ को, जितनी भी हमारी बिखरी चीज़ें, उन्हें हम जोड़ते हैं। तो इस चीज़ को समझाने के लिए हम प्लस सी करते हैं ऑलवेज, और ये प्लस सी हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में ही करते हैं। जब भी हमें इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस गिवन हो, तो वहाँ पे हमेशा जब भी आप इंटीग्रेशन निकालोगे तो प्लस सी मैंडेटरी है लिखना, ये तो लिखना ही पड़ेगा। अभी देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रेट टू एक्स प्लस थ्री डी एक्स। ठीक है, हमें क्या करना है, इस टू एक्स प्लस थ्री डी एक्स को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अच्छा हाँ, इंटीग्रेशन का नोटेशन भी बता दे रही हूँ। जैसे डिफरेंशिएशन में हम डी बाई डी एक्स से रिप्रेजेंट करते थे, या फिर एफ डैश एक्स से रिप्रेजेंट करते थे डिफरेंशिएशन को। इंटीग्रेशन के केस में हम क्या करते हैं, ये सिंबल रहता है और एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स हो गया कि जो जिसको हमें डिफरेंशिएट करना है वो फंक्शन, और डी एक्स हम यहाँ पे बगल में ही लिखते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन के लिए है नोटेशन, और ये इंटीग्रेशन के लिए हमारा नोटेशन है। अभी देखो स्लैश टू एक्स प्लस थ्री डी एक्स है, जब भी ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन आए, तो ये जब हम इंटीग्रेशन करेंगे ना, तो ये जो हमारी इक्वेशन रहती है वो हर एक कॉम्पोनेंट में ब्रेक डाउन हो जाता है। मतलब ये पहले हम टू एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, फिर थ्री को इंटीग्रेट करेंगे, और फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे बेसिकली। तो देखो अगर हम टू एक्स को इंटीग्रेट करें तो एक्स की पावर क्या है, यहाँ पे वन है, और हमारा पावर फॉर्मूला क्या है कि एक्स की पावर अगर एन है, तो हमारा ये अगर हम इंटीग्रेट करें तो ये क्या आ जाएगा, एक्स की पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास एक्स की पावर वन प्लस वन बाई वन प्लस वन, और ये टू तो आगे से मल्टीप्लाई हो ही रहा था। यहाँ पे देखो ये थ्री और कुछ भी नहीं है, अगर स्लैश डी एक्स है तो इसका हमारे पास इंटीग्रेशन हो जाता है एक्स प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ नहीं है, लाइक थ्री तो कांस्टेंट है, तो थ्री को हम बाहर भी रख सकते हैं इस इंटीग्रेशन के, और सिर्फ अगर हम डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस थ्री। तो ये हो जाएगा थ्री इंटू एक्स, और ये सी तो कांस्टेंट हमें ऐड करनी है, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो ये हो जाएगा हमारे पास टू इंटू एक्स की पावर टू बाई टू प्लस थ्री एक्स प्लस सी। तो टू से कट गया, तो ये हमारा इक्वेशन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस सी। अभी देखो अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन को देखें, तो क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास एक लीनियर फंक्शन था, है ना। और अभी देखो इंटीग्रेट करने के बाद क्या आया, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन बन गई है। तो ये चीज़ हमें क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि डिफरेंशिएशन के केस में हम क्या कर रहे थे कि अगर हमारा क्वाड्रेटिक होता था तो वो ब्रेक होके लीनियर फंक्शन में आ जाता था, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या हो रहा है कि लीनियर फंक्शन है और ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, क्वाड्रेटिक फंक्शन में इंटीग्रेट करने के बाद। तो ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस हो गए हमारे डेफिनेट इंटीग्रल में। अभी देखो और भी मतलब ऑब्वियसली और भी टाइप क्वेश्चन एग्जिस्ट करते हैं, जैसे अगर मान लो वन बाई एक्स डी एक्स है तो इसका आ जाएगा एल एन एक्स प्लस सी है। ये जैसे अगर हो गया ई एक्स डी एक्स है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ई एक्स प्लस सी, फिर हमारे साइन एक्स वाले फंक्शन हैं। तो ये जितने भी फॉर्मूला है ये सारे के सारे यहाँ पे मैंने लिखा दिए हैं। तो ये तो हो गई इंडेफिनेट इंटीग्रल की बात। अब हम पढ़ते हैं डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में। डेफिनेट इंटीग्रल क्या हो गया कि हम यहाँ पे फॉर्मूला तो यूज़ करेंगे, जैसे यहाँ पे भी हमारे पास ये हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स, लेकिन मैं यहाँ पे एक लिमिट लगा दे रही कि ये जो हमारा एफ एक्स डी एक्स है ये इंटीग्रेट करने के बाद हमें एक सर्टेन वैल्यू में चाहिए। मतलब मान लो मैं कह रही हूँ कि 0 टू 3 के बीच में मुझे चाहिए कि ये 0 टू 3 के बीच में क्या एग्जिस्ट कर रहा है। ये जो है ना, ये जो इंडेफिनेट इंटीग्रल है ये यूनिवर्सल हो गया कि मतलब किसी भी पॉइंट पे आप मतलब कोई भी सॉल्व करो तो आपके पास इंटीग्रेशन लाइक इसी फॉर्म में रहेगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या कर रहे हैं कि हम लिमिट एक डिसाइड कर दे रहे हैं कि जितना भी हमें जो चाहिए इंटीग्रेशन, अब इस इंटीग्रेशन तो आ गया, अब इंटीग्रेशन आने के बाद मैं ये कह रही हूँ कि मैंने एक लिमिट डिसाइड कर लिया कि मुझे इतने के बीच में बताओ कि ये इतना से एक पर्टिकुलर पॉइंट से लेके दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट तक के बीच में हमारे पास लाइक कितना जो है एरिया एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल का यूज जो है वो एरिया निकालने में काम आता है।
देखो ये हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कि हमारी लिमिट, ये जो ए लिखी है मैंने, इसको कहते हैं हम लोअर लिमिट, और ये हो गई हमारी अपर लिमिट। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन इज बेसिकली कि मैं एक लिमिट बाउंड कर दे रही हूँ कि ये फंक्शन जो है मेरा एग्जिस्ट तो करता है, ठीक है, हम इसको इंटीग्रेट भी कर रहे हैं, लेकिन हम एक बाउंड्री सेट कर दे रहे हैं कि हमें जो वैल्यू चाहिए वो इस पर्टिकुलर सर्टेन बाउंड्री के अंदर हमें जो है अपनी वैल्यू चाहिए, तो वहाँ पे हमारा यूज होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, अभी देखो इस पर एक क्वेश्चन करेंगे तो ये क्वेश्चन के थ्रू और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हमारा क्वेश्चन है 0 to 3 2x + 1 dx। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे, ये जो पहले तो हम ये 2x और 1 को अलग अलग कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 0 to 3 2x, एंड देन ये आ गया 1 0 to 3। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2x है तो x की पावर 1 है, तो हमारे पास इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 1 + 1 बाई 1 + 1, तो ये हो जाएगा 2x²/2, और लिमिट है हमारे पास कहाँ से कहाँ तक, 0 to 3। देन यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास x, देन 0 to 3। अभी देखो ये 2 के साथ 2 तो कट गया, तो हमारे पास बचा रहा x²। अब ये x² में हम इनपुट लेंगे, पहले हम अपर लिमिट लेते हैं फिर हम लोअर लिमिट लेंगे। तो x की जगह पे पहले हम 3 लेंगे, तो ये हो गया 3² माइनस 0² प्लस यहाँ पे सिर्फ x है तो ये हो जाएगा 3 माइनस 0। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये हो गया 9 + 3, तो हमारा आंसर आ गया 12 यूनिट। अब डिपेंड, अगर हमें एरिया निकालना है तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम यूनिट स्क्वायर लिखेंगे या स्क्वायर यूनिट लिखेंगे। अगर हमें एरिया के फॉर्म में क्वेश्चन लिखना है तो लाइक अगर क्वेश्चन में एरिया निकालने बोला गया है तो उस केस में, जैसे यहाँ पे तो हमें सिर्फ नॉर्मल डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालना था, तो हमने यहाँ पे डायरेक्टली आंसर क्या लिख दिया 12। यूनिट ना भी लिखो तो चलेगा, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ये आ गई हमारी इस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन की वैल्यू। तो इसके पहले तक हमारे पास क्या आ रहा था, लाइक इसके पहले जो हम इंडेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे थे तो वो क्या कर रहा था कि अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको इंटीग्रेट कर रहे थे तो हमारे पास क्या बन रहा था, क्यूबिक इक्वेशन बन रही थी, है ना। अब यहाँ पे मैं वही जो हमारे पास अभी भी इंटीग्रेशन ही हो रहा है, लेकिन अब क्या है हमारे पास एक पर्टिकुलर इनपुट आ गए हैं कि 2 इनपुट रहेंगे और उस 2 इनपुट का यूज करके हम एक फाइनल वैल्यू निकाल रहे होते हैं अपने फंक्शन की। अभी देखो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, तो अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास लीनियरिटी। लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या होगी कि अगर मान लो हमारे पास जो फंक्शन है वो है a to b, देन af प्लस bj। तो af प्लस bj क्या हो गया कि f एक फंक्शन है, g एक फंक्शन है, उसके आगे मान लो कोई कांस्टेंट जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, एंड देन ये दोनों फंक्शंस हमारे ऐड हो रहा है dx। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, हम कांस्टेंट को बाहर रख सकते हैं इंटीग्रेशन के, और हमारा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हो जाएगा a to b एफ डी एक्स प्लस अगेन बी को हमने बाहर रख लिया, और ये हो जाएगा जी डी एक्स ए टू बी। सेकेंड है हमारे पास लिमिट्स रिवर्सल फॉर्मूला। लिमिट्स रिवर्सल, देखो लिमिट्स रिवर्सल में क्या होगा कि ये हो गया हमारे पास ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी टू ए। तो अभी अगर मान लो मुझे फॉर एनी रीजन अगर लिमिट्स की वैल्यू रिवर्स करनी है तो सिर्फ हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ये a to b हमारे पास लिमिट था, ठीक है, अगर मुझे इसको रिवर्स करना है तो क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन के आगे एक माइनस का साइन लगाएंगे और लिमिट्स हम अपनी रिवर्स कर सकते हैं। ये हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स। तो ये हो गया हमारी लिमिट्स रिवर्सल की प्रॉपर्टी, मतलब हम लिमिट्स को भी रिवर्स कर सकते हैं, अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना सकते हैं, लोअर को अपर लिमिट में बना सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे बस इंटीग्रेशन के आगे नेगेटिव का साइन यूज कर लेंगे। देन थर्ड है हमारे पास a to a एफ एक्स डी एक्स। तो जब हमारी दोनों लिमिट जो है वो सेम हो तो उस केस में हम जब डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, जीरो की इक्वल आती है।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास एडिटिविटी ऑफ इंटरवल्स। तो देखो अगर हमारा फंक्शन जो है एफ एक्स डी एक्स, इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है फ्रॉम ए टू बी, ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी अगेन एफ एक्स डी एक्स। तो ये क्या है कि अगर मान लो आपको ए से बी निकालना है, ठीक है, और आपको नहीं पता है कि ये लाइक ए टू बी आप नहीं निकाल सकते हो, मान लो डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर सकते हो, तो इसको हम इस वे में जो है ब्रेक कर सकते हैं। अगर आपको तीन लिमिट्स वहाँ पे क्वेश्चन में गिवन हो, तो हम उसको इस फॉर्म में ब्रेक करके आधा आधा ब्रेक करके सॉल्व करके फिर हम सम करेंगे, तो वो किसके इक्वल आएगा हमारे पास, ये ए टू बी एफ एक्स डी एक्स के बराबर आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कंपैरिजन प्रॉपर्टी। कंपैरिजन प्रॉपर्टी क्या हो गई कि एक हमारे पास है एफ एक्स, तो एफ एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जी एक्स है, अगर मैं कह रही हूँ कि कोई मेरा फंक्शन जो है ये अगर जी एक्स से ग्रेटर देन या इक्वल टू है, तो अगर हम इसके इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं और एक मतलब सेम सेम लिमिट ले ले रहे हैं, मतलब एफ एक्स के लिए भी सेम लिमिट ले रहे हैं और जी एक्स के लिए भी अगर हम सेम लिमिट ले रहे हैं, और अगर हम उसको इंटीग्रेट करेंगे तो भी हमारे पास ये इंटीग्रेटेड वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बड़ी रहेगी देन जी एक्स। तो ये हो गया हमारा कंपैरिजन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है हमारे पास इवन ऑड फंक्शंस। इवन ऑड फंक्शंस, देखो इवन ऑड फंक्शन क्या हो गया कि अगर हमारी लिमिट ऐसे एग्जिस्ट कर रही है ना कि हमारी लोअर लिमिट नेगेटिव है और अपर लिमिट पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये ऐसे टाइप ऑफ फंक्शन को कहते हैं हम ऑड फंक्शन, और इसकी जो वैल्यू आएगी हमारी जीरो की इक्वल आएगी, ठीक है। या फिर मैं इसका ऑपोजिट ले लूँ, अगर कि हमारी अपर लिमिट जो है अगर ये पॉजिटिव है और लोअर लिमिट नेगेटिव है, और जो हमारा एफ एक्स डी एक्स है अगर हम इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालते हैं, तो ये किसके इक्वल आ रहा है, अगर हमारे पास मान लो टू इंटू एफ एक्स डी एक्स, और हमारी लिमिट कहाँ से कहाँ एग्जिस्ट करेगी, जीरो टू ए, तो इस केस में ये हमारा क्या हो गया, इवन फंक्शन। तो ये बेसिकली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपको मान लो क्वेश्चन में मेंशन है तो आप इस डायरेक्ट फॉर्मूला को सब्सटीट्यूट कर सकते हो। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज थी इंटीग्रेशन की। अभी देखो हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि x इंटू एक्स प्लस वन की पावर फोर डी एक्स, ठीक है, इसका निकालना है हमें इंटीग्रल। तो देखो इसका इंटीग्रल कैसे निकालेंगे हम, x इंटू एक्स प्लस वन की पावर फोर डी एक्स का। अगर मान लो यहाँ पे सिर्फ ये रहता कि सिर्फ आपको मान लो ये एक्स डी एक्स है, तो इस केस में ये सॉल्व करना बहुत ईजी था, मतलब हम काफ़ी इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। या फिर अगर सिर्फ एक्स प्लस वन की पावर फोर होता तो भी हम क्या करते कि ठीक है इसको इक्वेशन में हम ब्रेक डाउन कर लिए, है ना, और फिर हम उसको फर्दर सॉल्व कर सकते थे। लेकिन ये इतना ईजी भी नहीं है। अगर आप मान लो अभी देखो डिफरेंशिएशन होता तो ये बात एकदम अलग ही होती, मतलब बहुत ईजी होता है सॉल्व करना डिफरेंशिएशन के केस में, बिकॉज हमें पता है डिफरेंशिएशन के केस में क्या होता है, हमारे पास एक लाइक प्रोडक्ट पावर रूल का फॉर्मूला होता है, तो उसके हिसाब से क्या हो जाता, फोर इंटू एक्स प्लस वन की पावर थ्री हो जाता, इंटू हम जिस एक्स को इंटीग्रेट लाइक डिफरेंशिएट कर रहे होते तो ये आ जाता वन, है ना। चेन रूल लगता हमारे इस पे, पहले तो पावर रूल लगा, फिर पावर रूल लगने के बाद ये इनसाइड फंक्शन में हमारे पास इनसाइड फंक्शन को भी हम डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं, तो चेन रूल ही लगता बेसिकली, है ना। तो डिफरेंशिएशन के रिस्पेक्ट में तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, हम आसानी से ये यू डॉट वी करके भी सॉल्व कर सकते थे। लेकिन इंटीग्रेशन में हम ऐसे नहीं कर सकते हैं। इंटीग्रेशन में कोई हमारी ऐसी पावर रूल नहीं होती, मतलब जो होती है वो लाइक फंक्शंस के लिए तो नहीं होती, वो एक्स के ऊपर है कि एक्स पे अगर कोई पावर है तो आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। या अब यहाँ पे x प्लस वन पे पावर है ना, और ये x जो है ये मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो उसका क्या, तो इस केस में यहाँ पे हम सब्सटीट्यूशन मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सब्सटीट्यूशन मेथड का यूज हम कैसे करते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे हम कि एक देखो एक आपके पास है x और दूसरा किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये x आपका x प्लस वन की पावर फोर से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लेट कर लेंगे इस x प्लस वन को, लेट कर लेंगे u, ठीक है। हमने एक दूसरा वेरिएबल लेट कर लिया इसको u। अब देखो अगर हम इसको u लेट कर रहे हैं तो उसको अगर हम x प्लस वन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा,
हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये देखो u की जगह पे हम लिख लेंगे डी यू बाई डी एक्स, या फिर इसको एक काम करते हैं, इसको लेफ्ट साइड लिख लेते हैं तो ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। ऐसे समझो कि हमने x प्लस वन को मान लिया u, अब हम डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स। तो इस u फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये 1 क्या बन जाएगा, कांस्टेंट 0 बन जाएगा। तो ये डी यू बाई डी एक्स हमारा क्या आ गया, इक्वल टू 1। तो डी यू के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, डी यू किसके इक्वल हो गया, हमारा डी एक्स के बदले में इक्वल हो गया। अब देखो यहाँ पे u की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अच्छा u जो है हमारा, u इज इक्वल्स टू क्या है, x प्लस वन। ठीक है, तो x किसके इक्वल हो सकता है, x हमारा हो सकता है u माइनस वन के इक्वल। तो x की जगह पे लिखेंगे हम u माइनस वन इन टू, अब ये x प्लस वन को हमने क्या लेट किया था, u की पावर 4 इंटू डी एक्स के बदले में क्या लिखेंगे हम, डी यू। ठीक है, ये लिख लिया अब हमने। अब देखो अब ये सॉल्वेबल है, क्योंकि अब आपके पास सिंगल वेरिएबल पे पावर आ गया है, तो अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन इसके पहले ये इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं था अनटिल एंड अनलेस हम इस फॉर्मूला पे ब्रेक डाउन करें। अगर आपको x प्लस वन की पावर 4 का फॉर्मूला पता है, आप अगर इसको ब्रेक डाउन कर सकते हो, तो देन ओनली हम सॉल्व कर सकते थे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, वरना और कोई तरीका नहीं था। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, सिंपली हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो गया u की पावर 5 माइनस यू की पावर 4 डी यू। तो अब हम नॉर्मली इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा u की पावर 6/6 माइनस ये आ गया हमारे पास u की पावर 4 सॉरी नॉट 4, 5/5, 5/5 प्लस c, क्योंकि ये इंडेफिनेट इंटीग्रेशन हो रहा है। तो यहाँ पे अब देखो u को हमने क्या लेट किया था, x प्लस वन, तो यहाँ पे इसके बदले में आ गया x प्लस वन की पावर 6/6, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वन की पावर 5/5 प्लस c। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे u को हमने क्यों ये x प्लस वन लेट किया, x क्यों नहीं लेट किया। अगर हम यहाँ पे x लेट कर लेते हैं ना, सपोज फॉर एग्जांपल, अभी आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि ये जो ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं इसमें हम एक वेरिएबल लेट करते हैं, ठीक है, तो आप किसको लेट कर सकते हो, आप x वाले टर्म को लेट कर सकते हो या आप x प्लस वन वाले टर्म को लेट कर सकते हो। अब खुद सोचो कि अगर हम x को लेट कर लेते u, ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह u आ जाता, लेकिन ये x प्लस वन क्या हो जाता, u प्लस वन की पावर 4, तब तो हमारे पास कोई चेंज ही नहीं होता, लाइक हम कोई फायदा ही नहीं होगा ना हमारा, फिर तो वही बात होगी, सिर्फ आपके वेरिएबल चेंज हो गए लेकिन फंक्शन तो वही रह गया, है ना। तो इसलिए हमने ये x प्लस वन को क्या लेट किया, यू लेट किया, ताकि ये हमारा एक सिंगल वेरिएबल बन जाए। एक सिंगल वेरिएबल पे पावर है तो उसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन फंक्शन पे पावर है तो उसको हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। सिर्फ ये डिफरेंशिएशन के केस में पॉसिबल है, क्योंकि वहां पे हम चेन रूल अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए वहां फंक्शन पे भी अगर पावर रहता है तो हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन ये चीज हम इंटीग्रेशन में नहीं कर सकते। इंटीग्रेशन के केस में हमें क्या होना चाहिए कि हमारे पास एक पूरा लाइक एक वेरिएबल हो, वेरिएबल पे पावर है तो हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे पावर रूल का। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। अभी देखो और एक हम सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन का क्यूब dx। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम किसको लेट लेंगे। अब इसका ना मैं एक शॉर्टकट बता रही हूँ कि आप कैसे सोचोगे। ये जो ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं ना, इसको अगर आप ध्यान से देखो, तो पहला तो आपके पास 2x है, और फिर दूसरा फंक्शन क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वन है ना। तो एक्स स्क्वायर को आप अगर ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वन है इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, 2x के बराबर आ जाएगा, है ना। और ये वन तो वैसे भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे ऐसा एलिमिनेट लाइक ऐसा फंक्शन चूज करना है, फंक्शन का पार्ट चूज करना है जो कि क्या है, मतलब इसी फंक्शन का लाइक कह सकते हैं हम कि हम ऐसा फंक्शन चूज करेंगे जिसको हम डिफरेंशिएट करें, तो जो हमारा आंसर आएगा वो सेम चीज हमारे उस फंक्शन के एलिमेंट से मैच करना चाहिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर प्लस वन है, इसको अगर हम लेट कर ले यू, इसको हमने लेट कर लिया यू, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 2x प्लस जीरो, और ये यू क्या हो गया हमारे पास, डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, अब देखो ये डी यू के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली ये हो जाएगा हमारे पास 2x dx, या फिर इसको और भी अच्छे से कर दें तो ये हो जाएगा हमारा डी यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी यू इज इक्वल्स टू हो गया हमारे पास, हाँ 2x इंटू डी एक्स, यही तो होगा, है ना। हाँ ये, तो dx क्या हो गया हमारे पास, डी यू बाई 2x। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये
2x की जगह पे अभी 2x को हमने कुछ नहीं लेट किया, हाँ, तो 2x को हम एज इट इज लिखेंगे, कोई ज़रूरत नहीं कुछ भी यहाँ पे लिखने की। यहाँ पे हम निकाल सकते थे, तो हमने यहाँ पे x की जगह पे u-1 लिखा, ठीक है। यहाँ पे अभी मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वन को हमने u लेट किया है, तो कोई दूसरा वेरिएबल तो हम इस 2x के लिए नहीं लेट करेंगे, तो इसको हम एज इट इज रहने देंगे, ठीक है। अब ये जो आपका है एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर 3, ये हो जाएगा आपका u का पावर 3 इंटू, अब ये dx के बदले में आप क्या लिख सकते हो, du बाई 2x लिख सकते हो। अब देखो ये 2x कट गया, तो आपके पास ये क्या बचा रहा, u की पावर 3 इंटू डी यू। बस अब क्या करना है, इसको हमें सिंपली इंटीग्रेट कर देना है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, u की पावर 4 बाई 4 प्लस सी। अब u हमने क्या लेट किया था, एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो ये क्या फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर 4 बाई 4 प्लस सी। दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो आई होप कि ये समझ में आया। तो ये जो मेथड है ना, इसको हम सब्सटीट्यूशन मेथड कहते हैं। अभी देखो एक चीज़ और समझाती हूँ कि हाँ, ये देखो, ये जितना भी इंडेफिनेट इंटीग्रल है, इंडेफिनेट इंटीग्रल में तो मतलब हम प्लस सी करते हैं, तो फिर ऐसे क्यों होता है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम प्लस सी नहीं करते हैं? क्योंकि देखो डेफिनेट इंटीग्रल का आपके पास फॉर्मूला क्या है कि एफ एक्स जो है ये हमारी एग्जिस्ट करती है फ्रॉम लोअर लिमिट ए टू बी, ठीक है। तो आप एक बार तो पहले मतलब हम क्या कर रहे होते हैं कि एक बार हम इस फंक्शन को सॉल्व कर रहे होते हैं, इंटीग्रेशन कर लिया हमने। इंटीग्रेशन करने के बाद आप एक बार लेते हो इनपुट बी और फिर एक बार लेते हो इनपुट ए और फिर करते हैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट। तो इस केस में क्या होता है ना कि आप इस यहाँ पे एफ बी के केस में भी आप प्लस सी ऐड किए और एफ ए के केस में भी आप प्लस सी ऐड किए। अब जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे ना, तो ये सी सी जो हमारे पास कट जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम कभी भी ये कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है इसको ऐड नहीं करते, लेकिन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हम ऑलवेज लाइक एक मस्ट क्राइटेरिया है कि हमें ऐड करना ही है, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारे पास इनडेफिनेट इंटीग्रल के कुछ एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे एरिया अंडर कर्व। तो ये जो एरिया अंडर कर्व है ना, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का ही लाइक प्रोसीडेड पार्ट है, या फिर हम रियल लाइफ एप्लीकेशन समझ सकते हैं कि ये जो डेफिनेट इंटीग्रेशन हम पढ़ते हैं उसका यूज़ कहाँ होता है। तो देखो एरिया अंडर कर्व क्या हो गया ना कि आपको मैंने एक कर्व बना के दे दिया, ठीक है, ये ऐसा ऐसा कर्व है और मैं कह रही हूँ कि इसका एरिया निकालना है। तो एरिया के लिए क्या करेंगे, ये इससे ना इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऐसे एक्स एक्सिस पे, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो हमने एक्स एक्सिस से टच करके इमेजिनरी लाइन बना दी। अब ये जो जगह है इस कर्व के नीचे, इसी को हम क्या कहेंगे, एरिया अंडर कर्व। तो हमें इसका एरिया निकालना पड़ता है। ये जो कर्व के नीचे वाला, ये जो मैंने अभी लाइंस बनाई है, ये हो जाएगा हमारा एरिया अंडर कर्व। अगर मान लो ऐसा सा कर्व है, तो ये देखो किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो यहाँ पे हम वाई के लिए वाई के पैरेलल हम क्या करेंगे, दो इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करेंगे और फिर ये निकालेंगे हम एरिया, ठीक है। अभी देखो और अच्छे से समझ में आएगा। ये जो हमने दो इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की, मान लो ये x इज इक्वल्स टू 1 पे एग्जिस्ट कर रही हो और ये x इज इक्वल्स टू मान लो 5 पे एग्जिस्ट कर रही हो, तो ये दोनों मेरी क्या हो जाएंगी, लोअर, ये जो 1 है ये लोअर लिमिट हो गई और ये 5 क्या हो जाएगी, मेरी अपर लिमिट हो जाएगी, ठीक है। अब देखो जो एरिया आता है हमारे पास, एरिया जो हम निकालते हैं, तो एरिया की जो वैल्यू होती है इसको हम मॉड के अंदर लिखते हैं। क्यों मॉड के अंदर, या फिर इसको देखो, जो हम इंटीग्रल वैल्यू लिख रहे हैं, निकाल रहे हैं, वो इंटीग्रल वैल्यू हमारी किस में होनी चाहिए, मॉड के अंदर होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि देखो ऐसा क्या है ना कि यहाँ पे इंटीग्रेशन हम सॉल्व कर रहे होते हैं, लोअर लिमिट्स अपर लिमिट्स होती है, तो ऐसे काफ़ी टाइम होता है कि हम सॉल्व कर रहे हैं और जो फाइनल आंसर आ रहा है वो हमारा नेगेटिव में आ रहा है। लेकिन ये बात तो हमारी कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है कि एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, किसी भी जगह का एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, और फिर हम निकाल रहे हैं तो नेगेटिव आ रहा है मैथमेटिकली। इसलिए हम क्या करते हैं, उसको मॉड के अंदर लिखते हैं। तो जो भी आपके पास फाइनल आंसर आता है, फाइनल इंटीग्रल वैल्यू आती है, उसको आप किसमें लिखोगे, मॉड के अंदर लिखोगे, तो हमारा एरिया अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये भी एक एरिया की प्रॉपर्टी हो गई कि एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव। देखो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर फ्रॉम x इज इक्वल्स टू 0 टू x इज इक्वल्स टू 2, फाइंड एरिया अंडर y।
ठीक है, तो देखो इसका सोल्यूशन हो जाएगा हमारे पास y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है फ्रॉम x इज इक्वल्स टू 0 to 2। तो ये क्या है, आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट दे दी गई है और हमें क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 to 2, हमारे पास y क्या हो गया हमारा, सिंपली यहाँ पे fx हो गया, तो fx फंक्शन हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर। तो इसका अगर हम निकाल रहे हैं एरिया अंडर द कर्व, तो पहले तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ गया, ये x³ by 3। अब यहाँ पे हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख दिए 0 to 2। अब देखो यहाँ पे ये जो 3 है, ये 3 में तो कोई चेंज नहीं होगा, हम यहाँ पे x पे इनपुट ले रहे होते हैं, तो ये हो जाएगा 2³ माइनस 0³ by 3। तो देखो 2³ यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 8/3। ये 8/3 क्या आ गया हमारा आंसर। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 8/3 स्क्वायर यूनिट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया enclosed between y is equals to x³ एंड y इज इक्वल्स टू x। अब देखो यहाँ पे आपको लोअर लिमिट अपर लिमिट कुछ नहीं दे दी गई है, सिर्फ हमें क्या दे दिया गया है, दो फंक्शन दे दिया गया है और हमें क्या निकालना है, इसके बीच में एरिया निकालना है। अभी देखो मैं समझाती हूँ कि ये ग्राफ अगर हम इसका ड्रॉ करें ना, तो ग्राफ कैसा बन सकता है। ये हमें क्या बोला है, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन दीज टू फंक्शंस। इसका मतलब है देखो x³ का जो ग्राफ होता है ना, वो हमारे पास ऐसा ऐसा ग्राफ होता है, ठीक है। और y इक्वल्स टू अगर हम x का ग्राफ देखें तो वो हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन मान लो बन के जा रही है, ठीक है। तो ये छोटू सा ये जो एरिया दिख रहा है ना, जिस पे ये मतलब दोनों ओवरलैप किए, ठीक है, एक कंप्लीट क्लोज फिगर बना, तो ये इसका हमें निकालना है एरिया, अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो, ठीक है। अगर मैं दूसरा एग्जांपल दूँ, अगर मान लो हमारे पास होता y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होता है ना, ये हमारे पास ऐसा होता है, ठीक है। और इसमें अगर मैं कह रही होती कि एक पैरेलल लाइन जो है जा रही है इस केस में, तो इस केस में हम क्या निकाल रहे होते हैं, ये इसका एरिया निकाल रहे होते हैं। तो आई होप ये समझ में आया है कि दो फंक्शन दे दिया गया है, तो ये दो फंक्शन को डायग्राम के हिसाब से कैसे समझ सकते हैं, ठीक है, कि कौन सा लाइक एरिया निकालना है। तो देखो जब भी ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन आए ना, तो हम क्या करेंगे, पहले तो ये देखो ये दोनों y के इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में इक्वेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा x³ इक्वल्स टू एक्स। तो बेसिकली हम इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालते हैं पहले तो इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दो फंक्शंस को इक्वेट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा x³ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, हमने x को कॉमन ले लिया, तो ये आ गया x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो गया x इंटू, अभी देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो x की हमारी तीन वैल्यूज आ गई, x की पहली वैल्यू आ गई 0, दूसरी वैल्यू आ गई -1, तीसरी आ गई हमारे पास 1, ठीक है। अब देखो ये तीन आपकी वैल्यूज आ गई हैं, तो -1 पहले आता है ना नंबर लाइन पे, फिर हमारे पास क्या आता है, 0 आता है, एंड देन हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। अब देखो इस केस में हम क्या करेंगे, ये तो हमने अरेंज कर लिया नंबर्स को। अब ना यहाँ पे अगर हमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट डिसाइड करनी है इन दोनों फंक्शंस की, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये -1 से लेके 0 के बीच में कोई एक पॉइंट चूज करेंगे। तो अगर मैं नंबर लाइन पे इसको ड्रॉ करूँ, -1, 0 और 1, तो इसके बीच में हम कोई पॉइंट लेंगे, ठीक है। तो -1 से लेके 0 के बीच में मान लो ले लेते हैं हम पॉइंट, सपोज फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं -0.25, ठीक है। तो अगर मैं ले रही हूँ यहाँ पे -0.25, तो माइनस पॉइंट या फिर -0.5 ले लेते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो अगर -0.5 ले रहे हैं और अगर इसको हम इनपुट लेंगे बोथ दोनों साइड्स पे, अगर मान लो एक बार आप ले लो इनपुट x³ में लेंगे और फिर दूसरा हम x पे लेंगे, तो देखो अगर x³ पे लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -0 पॉइंट, ये आ जाएगा हमारा 125 x³ के केस में, है ना। और x हमारी क्या आ जाएगी डायरेक्ट, ये हम x हमने क्या ले लिया था, सिंपली ये 0.5, मतलब हम बस इसको एज इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। तो x के केस में तो ये सिंपली एज इट इज आ जाएगा -0.5, x³ के केस में क्या हो जाएगा, इस 0.5 का क्यूब करेंगे, तो ये दो हमारे पास वैल्यू आई। अब देखो इन दोनों में हमारे पास शॉर्टर वैल्यू कौन सी है, छोटा नंबर कौन सा है, इन दोनों में हमारे पास छोटा है ये, x हमारे पास छोटा है। तो देखो ये जो x³ है हमारा, ये x³ क्या है,
बिगर वैल्यू है देन एक्स, तो यहाँ पे ये हम इसको ऐसे लिखेंगे कि एक्स क्यूब इज ग्रेटर देन एक्स। ठीक है, तो एक्स क्यूब अगर हमारे पास बड़ा है एक्स से, तो जो इस केस में हमारी इक्वेशन बन जाएगी ना, वो इक्वेशन हो जाएगी एक्स क्यूब माइनस एक्स। ठीक है, अभी देखो ये हमने लेफ्ट साइड पे ये जो हमारा नंबर लाइन है, ये हमने -1 से लेके 0 के केस में ये हमारी इक्वेशन बनेगी, -1 टू 0 के बीच में। अब देखो 0 टू 1 के बीच में अगेन हम आप कोई भी एक वैल्यू ले लो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ले रही हूँ पॉजिटिव 0.5। ठीक है, अब पॉजिटिव 0.5 ले रहे हैं तो एज इनपुट हम यहाँ पे चेक करेंगे, तो एक्स क्यूब क्या बन जाएगा आपके पास, पॉजिटिव 0.125, ये बन गया आपका एक्स क्यूब। और एक्स क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 0.5। अभी देखो 0.125 और 0.5 में बड़ा कौन है, 0.5 बड़ा है। तो यहाँ पे जब हम ले रहे हैं 0 से लेके 1 तक, 0 से 1 के बीच में जब हम कोई नंबर ले रहे हैं या इनपुट ले रहे हैं, तो इस केस में हमारा क्या है, x जो है वो x क्यूब से बड़ा है, तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन क्या बन जा रहा है, x माइनस एक्स क्यूब। अब देखो ये जो हमारा इंटीग्रेशन आएगा ना, ये इंटीग्रेशन कैसे आएगा, या एरिया जो हम निकालेंगे, तो ये यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा। पहले तो हम लोअर लिमिट सेट करेंगे, -1 से 0 तक हमारी इक्वेशन बन जाएगी एक्स क्यूब माइनस एक्स, प्लस ये 0 से 1 तक हमारी जो इक्वेशन है वो बन जाएगी एक्स माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या था, हमें निकालना है एरिया इनक्लोज बिटवीन दीज टू फंक्शंस। अभी आपको दो फंक्शन दे दिया, कोई पॉइंट कुछ नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे, पहले इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालेंगे, दोनों को इक्वेट करके, दोनों को इक्वेट करके हमारे पास 3 पॉइंट्स आए। 3 पॉइंट्स को हमने नंबर लाइन पे प्लॉट किया, और नंबर लाइन पे प्लॉट करके हम दो नंबर्स के मिडिल, लाइक कोई भी दो नंबर के मिडिल पॉइंट पे चेक करेंगे अपनी वैल्यूज कंपेयर करने के बाद। हमने यहाँ पे इनइक्वालिटीज दो बनाई और इनइक्वालिटीज बनाई, और फिर उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे सिंपली इक्वेशन बना दिया। ठीक है, और लास्ट में हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे विथ देयर। अभी ये देखो इस केस में ये एक्स क्यूब माइनस एक्स हमारी इक्वेशन बन गई, और हमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट भी मिल गया, ये भी इसमें हमारा लोअर लिमिट और अपर लिमिट मिल गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये देखो एक्स क्यूब क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या, एक्स की पावर 4/4 -1 टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 -1 टू 0, प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 0 टू 1 माइनस एक्स की पावर 4/4 0 टू 1। ठीक है, अभी देखो ये एक्स की पावर 4 के केस में हमारा हो जाएगा -1, ये देखो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 0 की पावर 4 -1 की पावर 4, तो यहाँ पे ये अल्टीमेटली हमारा आंसर आ जाएगा अराउंड, मान लो 1/4, इस केस में आ जाएगा हमारे पास -1/2। प्लस यहाँ पे भी आ जाएगा 1/2 -1/4। ठीक है, इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे, तो हमारा आंसर क्या बचेगा, आई थिंक यहाँ पे कहीं मैंने गलती कर दी है। 0, अच्छा ये माइनस के साथ आएगा इस केस में, ये भी माइनस के साथ आएगा, तो ये हमारा प्लस बन जाएगा। ठीक है, हाँ बाकी यहाँ तो सही है, 1 स्क्वायर -0, और ये 1 की पावर 4 -0। तो ये तो बिल्कुल सही है। तो ये देखो -1/4 -1/4 क्या हो जाएगा हमारे पास, -2/4, -2/4 हो गया, तो उसको हमने अगर कट कर लिया, प्लस हाफ प्लस हाफ। ठीक है, अभी देखो इसको हमने अगर ब्रेक कर दिया, तो ये क्या आ गया, -1/2, तो अल्टीमेटली हमारा ओवरऑल आंसर क्या आ गया, हाफ। तो हमारे एरिया क्या निकल के आ गया, हाफ स्क्वायर यूनिट्स। ऐसे ही करके हम सॉल्व करेंगे, जब भी आपको मान लो निकालना है, दो फंक्शंस गिवन है और उनके बीच में अगर हमें इनक्लोज्ड एरिया निकालना है, तो इसी वे में हम निकाल रहे होते हैं, ऐसे ही हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया हमारे पास कि अगर एरिया इनक्लोज्ड एरिया दे दिया तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं। अभी देखो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे ये रियमन सम्स ऑफ इंटीग्रल। ठीक है, तो ये हमारा एरिया वाला पोर्शन हो गया कंप्लीट। अभी देखो अगर हम रियमन सम्स ऑफ इंटीग्रल अगर मैं समझाऊं,
Riemann sums of integral। तो देखो लास्ट जब आप लोगों ने डिफरेंशियबिलिटी पढ़ी थी है ना, जब मैंने डिफरेंशियबिलिटी पढ़ाई थी तो दो चीज़ें थी। एक तो हमने क्या पढ़ा था, डिफरेंशियबिलिटी का फॉर्मूला, जो कि कितना बड़ा सा मेथड था, अगर उससे सॉल्व करे थे तो हमारे पास मतलब कितना टाइम टेकिंग प्रोसेस था और कितना लेंथी हमारा आंसर आता था, है ना, कि मतलब कितने स्टेप्स में आप सॉल्व कर रहे हो तब जाके आ रहा है आंसर, राइट। अभी देखो, तो वो तो हो गया कि डिफरेंशियबिलिटी का फॉर्मूला बहुत बड़ा था। फिर हमारे पास क्या आ गया, डायरेक्ट फॉर्मूलाज आ गए, तो हम डेरिवेटिव जो है इजीली निकाल सकते थे डायरेक्ट फॉर्मूलाज का यूज़ करके। अभी ये जो हमने एरिया पढ़ा और फिर ये जो इनडेफिनेट इंटीग्रल पढ़ा, जब हम रियमन सम्स की बात करें ना, तो ये जो रियमन सम्स है, सबसे पहले ये रियमन सम्स ऑफ इंटीग्रल का यूज़ होता था एरिया निकालने के लिए, ठीक है। तो सिमिलरली जैसे डिफरेंशियबिलिटी का फॉर्मूला कितना बड़ा है और फिर लाइक वो कितना लाइक लेंदी प्रोसेस था, तो वही चीज़ हम यहाँ पे समझेंगे रियमन सम्स ऑफ इंटीग्रल के केस में। तो पहले हम एरिया कैसे निकालते थे, इस सी का यूज़ करके निकालते थे, एंड इसके थ्रू हमारे पास फिर डेफिनेट इंटीग्रल का फॉर्मूला जो है वो आया। तो डेफिनेट इंटीग्रल का जो फॉर्मूला है दैट इज इजी, उसमें आप बस मतलब इंटीग्रेशन निकाल रहे हो, लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट कर रहे हो, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर रहे हो, ठीक है, फंक्शन में अपना मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट को एज इनपुट लेके, जो जैसा फंक्शन है, क्यूबिक है तो उसमें क्यूब होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा, तो ये फंक्शन टू फंक्शन डिपेंड कर रहा है बेसिकली, है ना। लेकिन यही रियमन सम्स ऑफ इंटीग्रल की अगर हम बात करें, तो ये जो रियमन सम्स ऑफ इंटीग्रल हो गया, ये पहले यूज़ करता था जब भी हमें एरिया अंडर द कर्व निकालना है, ठीक है। अभी देखो ये मैं समझाती हूँ। देखो अगर मान लो ऐसा सा कोई कर्व है, ये मान लो ये एक ऐसा कर्व है, ठीक है। तो दो सिनारियोज होते थे, ठीक है। अभी अभी बस इसको एज ए स्टोरी समझना कि अभी ये जो कर्व है ना, तो अभी इस कर्व का एरिया मुझे निकालना है अगर, तो मैं क्या करूँगी ना कि इस कर्व को मतलब इक्वल रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर दूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो रेक्टेंगल की लेंथ होगी वो तो वैरी करेगी हमारे पास, लेकिन रेक्टेंगल की जो ब्रेथ है ना वो हमारे पास सेम सेम होगी। ब्रेथ यहाँ पे क्या डिसाइड करेगा, ये जो मान लो एक्स पे हमारा जो लाइन हो गया ये सारा, मतलब यहाँ से यहाँ तक मान लो एक यूनिट है, यहाँ से यहाँ तक एक यूनिट है, यहाँ से यहाँ तक एक यूनिट है, तो यहाँ पे ये जो डिवीजन होगी ना वो हमारी इक्वल होगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया, ये हमने दूसरा रेक्टेंगल बना लिया, ये हमने तीसरा रेक्टेंगल बना लिया, ऐसे करके हम रेक्टेंगल्स बनाएंगे, ठीक है, इक्वल रेक्टेंगल्स, मतलब जिनकी ब्रेथ हमारे पास इक्वल हो। अभी देखो, जब मैंने ये रेक्टेंगल्स बनाए हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ओवरफिट हो रहा है, मतलब ये मेरा कर्व ऐसे बन रहा था और ये जो रेक्टेंगल्स मैंने बनाया, अब रेक्टेंगल को ऐसा तो नहीं है ना, मैं रेक्टेंगल का जो शेप है मैं वही शेप दूंगी, यहाँ पे इसको कर्व ही तो नहीं बना सकती ना ऐसे कर्व के अकॉर्डिंग, वो चीज़ तुम नहीं कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो इस केस में क्या हो रहा है कि हमारे पास ये ओवरलैप कर रहा है हमारे कर्व से भी, लाइक ये एक्सीड कर रहा है ना। तो ये तो हो गया पहला सिनारियो। अभी देखो दूसरा सिनारियो दिखा रही हूँ, दूसरे सिनारियो में क्या हो सकता है, ये हो गया हमारा ओवर एस्टिमेट कर रहा है, अगर मैं अप्रोप्रिएट वर्ड यूज़ करूँ तो इस केस में हमारे पास ये ओवर एस्टिमेट हो रहा है। यहाँ पे क्या हो सकता है, अभी देखो अगर मैं इस कर्व के अंदर रेक्टेंगल बना रही हूँ, ठीक है, ये इक्वल टाइप ऑफ रेक्टेंगल ही है, मेरी ड्राइंग अभी मैं अच्छे से नहीं बना रही, तो ड्राइंग पे जज मत करना, कॉन्सेप्ट को समझो अच्छे से बस। अब देखो इस केस में क्या हो रहा है हमारा, ये जो रेक्टेंगल्स है ना, ये जो हमारी रेक्टेंगल्स है ये अंडर एस्टिमेट कर रही हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा था कि एक तो ओवर एस्टिमेट कर रही है, दूसरे केस में हमारे पास क्या हो रहा है, ये अंडर एस्टिमेट कर रही है। तो अंडर एस्टिमेट कर रही है मतलब देखो ये जो छोटे छोटे गैप्स रह गए, तो ये छोटे छोटे गैप्स, ये अभी ये छोटू सा फंक्शन है जो मैंने ड्रॉ किया है, तो ये छोटे छोटे गैप्स मतलब ठीक है, मतलब मान लो एक या दो नंबर का डिफरेंस क्रिएट करेंगे, लेकिन अगर मान लो फंक्शन बड़ी हो गई तो उस केस में तो ये गैप भी हमारे पास बड़ा हो जाएगा, तो उसमें तो ये सिर्फ एक और दो लाइक नंबर्स का डिफरेंस नहीं क्रिएट करेंगे ना, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करेंगे एक्चुअल एरिया देन, रादर देन अगर मैं इस फॉर्मूला से एरिया सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो सिनारियोज हो रहे होते हैं, एक तो मॉडल हमारा ओवर एस्टिमेट कर रहा होता है अगर हम रेक्टेंगल्स बना रहे हैं, और दूसरा तो हमारे पास अंडर एस्टिमेट कर रहा होता है, ठीक है। तो ये तो हो गई पहली बात। अब नेक्स्ट देखो कि रियमन सम्स ऑफ इंटीग्रल का हम यूज़ कैसे करते हैं एरिया निकालने के लिए, ठीक है। देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे,
इंटरवल्स में डिवाइड करेंगे, डिवाइड इंटरवल्स ए बी। आपको हमेशा लिमिट दे दी जाएगी कि कहाँ से कहाँ जो है आपको मतलब कर्व निकालना है। जैसे डेफिनेट इंटीग्रल में लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट गिवन रहती है, वैसे यहाँ पे भी आपको 2 पॉइंट्स दे दिए जाएंगे कि यहाँ से यहाँ के बीच में हमारा कर्व एग्जिस्ट कर रहा है और आपको इस कर्व का एरिया निकालना है। तो हम उन पॉइंट्स को, मान लो अगर 1,4 दे दिया गया या 0,4 दे दिया गया, तो हम क्या करेंगे, उनको n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये चीज़ भी मेंशन रहेगी कि आपको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो हो जाएगा डेल्टा x इज इक्वल्स टू बी माइनस ए बाई एन। अभी देखो रेक्टेंगल, हम क्या करेंगे ना, ये देखो ये रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। तो अगर मैं हर एक रेक्टेंगल का एरिया निकाल पा रही हूँ और फिर सबको प्लस कर दूंगी, तो ये मेरा कर्व का एरिया आ जाएगा, है ना। ये जैसे ये पहले वाले रेक्टेंगल का एरिया निकाल लिया, दूसरे वाले का निकाल लिया, तीसरे का निकाल लिया, चौथे का निकाल लिया, पांचवे का निकाल लिया, छठे का निकाल लिया, सातवां, आठवां, 8 रेक्टेंगल बन रही है इस पर्टिकुलर कर्व में। तो मैं आठों का एरिया निकाल के अगर सबको प्लस कर दूँ तो मेरे पास ये कर्व का रेक्टेंगल लाइक एरिया आ जाएगा, है ना। तो देखो अब यहाँ पे निकालेंगे हम एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। हमें पता है रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस डेल्टा एक्स से, ठीक है। और जो हमारी, सॉरी, ब्रेथ को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेल्टा एक्स से। और जो हमारी लेंथ होती है, ये लेंथ है ना, ये वैरी कर रही है अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। तो ये हम फंक्शन पे इनपुट ले रहे होते हैं और फिर हम उसकी वैल्यू निकाल रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला होगा, ये तो हो गया एल इंटू बी समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 टू एन। समेशन क्यों लगाया मैंने, क्योंकि मैंने बताया कि हम क्या करेंगे, इन सारे रेक्टेंगल का एरिया निकाल के ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आ गया समेशन एफ एक्स आई इंटू डेल्टा एक्स। एफ एक्स आई जो है ये लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तुम फंक्शन में इनपुट एक्स ले रहे होते हैं तो उससे हमारे पास लेंथ आ जाएगी हर एक, लाइक यहाँ पे जितने रेक्टेंगल्स हैं उन सब की लेंथ आ गई और फिर ब्रेथ आ गई। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, ठीक है। और फिर मल्टीप्लाई करके सारे रेक्टेंगल का हम क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे। अभी देखो रियमन सम की हमारे पास 3 कैटेगरी है। पहला तो हो गया लेफ्ट रियमन सम। तो आपको दोनों निकालना पड़ता है, लेफ्ट रियमन सम। अगर आपको फाइनल एरिया निकालना है तो दोनों चीज़ें निकालनी पड़ेगी, लेफ्ट रियमन सम भी और राइट रियमन सम भी, ठीक है। तो देखो लेफ्ट रियमन सम में हम क्या करते हैं कि लेफ्ट वाला एंड पॉइंट लेते हैं। सो टेक लेफ्ट एंड पॉइंट, और जो एंड वाला एंड पॉइंट होता है उसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। ये जो हमारा लेफ्ट रियमन सम है, ये हमारा अंडर एस्टिमेट कर रहा होता है एक फंक्शन इंक्रीजिंग। अगर फंक्शन इंक्रीज करे तो उस केस में, और ये ओवर एस्टिमेट कर रहा है अगर डिक्रीज करे तो ये जो मैंने बेसिकली एग्जाम्पल बताया ना, ये बस ओवर एस्टिमेट और अंडर एस्टिमेट को समझाने के लिए बताया है कि ग्राफिकली कैसा दिखता है ओवर एस्टिमेट या अंडर एस्टिमेट। नेक्स्ट है वी हैव राइट रियमन सम। यहाँ पे क्या करेंगे, हम राइट एंड पॉइंट को लेंगे, टेक राइट एंड पॉइंट। अब इस केस में ये क्या कर रहा होता है, ये हमारा ओवर एस्टिमेट कर रहा होता है अगर इंक्रीज करेगा तो। सो इट ओवर एस्टिमेट्स इफ द फंक्शन इज इंक्रीजिंग and it underestimates if the function is decreasing. ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल से समझा लो, और लास्ट है हमारे पास मिड पॉइंट रेमन सम। तो मिड पॉइंट रेमन सम के लिए हम क्या करते हैं, इस लेफ्ट और राइट को निकाल के 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो हमारे पास फाइनल एरिया जो है वो आ जाएगा। देखो क्वेश्चन है हमारे पास कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ऑन 0,2 एंड एन इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो हमें निकालना है यहाँ पे एरिया यूजिंग रियमन सम, ठीक है। तो ये देखो एक्स स्क्वायर आपको फंक्शन दे दिया गया है, इंटरवल दे दिया गया है, इंटरवल दे दिया गया है कि कहाँ से कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, और एन दे दिया गया है, ठीक है।
तो हम इसकी ब्रेथ निकालेंगे। डेल्टा एक्स इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, बी माइनस ए, ये ए हो गया ये बी हो गया, तो बी माइनस ए यानी 2 माइनस 0 बाई एन क्या है 4, तो ये हो गया हमारे पास 1/2, यानी जो हमारी डेल्टा एक्स आ गई ये क्या आ गई 0.5। अभी देखो ग्राफ में ड्रॉ करती हूँ, एक्स स्क्वायर का ग्राफ मान लो ऐसा है, ठीक है, तो 0.5 है इसका मतलब क्या कि हम स्टार्ट कर रहे हैं जीरो से, ठीक, ग्राफ हमारा स्टार्ट हो रहा है जीरो से लेके 2 तक, हाँ, तो जीरो से 0.5 पे ये एक रेक्टेंगल बनेगा, 0.5 से 1 पे एक रेक्टेंगल बनेगा, 1 से 1.5 पे एक रेक्टेंगल बनेगा, ठीक है, तो 0 टू 0.5 यहाँ एक बन गया, 0.5 टू 1 यहाँ एक बन गया, 1 टू 1.5 यहाँ बन गया, और 1.5 टू 2 यहाँ बन गया। कितने टोटल हो गए, 4 रेक्टेंगल हो गए टोटल, ठीक है, ये हो गए हमारे 4 रेक्टेंगल। अब देखो यहाँ पे लेफ्ट रिएमन सम अगर हमें निकालना है तो हम लेफ्ट पॉइंट को इंक्लूड करेंगे, यानी कि हम ये जो पॉइंट जीरो है इस जीरो वाले पॉइंट को इंक्लूड करेंगे, लेकिन इस टू को हम क्या करेंगे एक्सक्लूड करेंगे। और अगर हमें राइट रिएमन सम निकालना है तो इस राइट वाले को इंक्लूड करेंगे और लेफ्ट वाले को छोड़ देंगे। तो देखो लेफ्ट रिएमन सम के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, और लेफ्ट रिएमन सम हम लेफ्ट वाले सारे पॉइंट्स ले रहे होते हैं और जो एक्सट्रीम लाइक राइट में एग्जिस्ट कर रहा है उसको एक्सक्लूड कर देते हैं। क्या क्या पॉइंट्स लेंगे हम, 0, 0.5, 1 एंड 1.5, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला क्या था, अभी देखो यहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, लेफ्ट रिएमन सम है तो ये हो गया हमारे पास L4, ठीक है, इक्वल्स टू डेल्टा एक्स इंटू, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, डेल्टा एक्स इंटू एफ एक्स आई, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली जो हमारा फंक्शन रहता है उसमें हम ये डिफरेंट डिफरेंट इनपुट्स ले रहे होते हैं। तो ये एफ पहले हम इनपुट लेंगे 0, एंड देन एफ 0.5, एंड देन एफ 1, एंड देन एफ 1.5। तो डेल्टा एक्स तो हमारे पास कॉमन है, तो बेसिकली हमने बस इसको ऐसे कॉमन ले लिया डेल्टा एक्स, मतलब जो ब्रेथ रहेगी वो तो हमारी सेम ही रहेगी ना हर एक केस में, वरना आप चाहो तो इंडिविजुअल इंडिविजुअल निकाल के भी फिर एंड में सारा ऐड कर सकते हो। मैंने क्या किया है यहाँ पे ब्रेथ को बस कॉमन ले लिया है। तो ब्रेथ हमारा क्या आया था 0.5, तो उसको हम लिख लेंगे। अच्छा देखो हमारा फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर में अगर हम इनपुट ले रहे हैं 0 तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा 0, 0.5 अगर हम ले रहे हैं तो ये आ जाएगा 0.25, 1 ले रहे हैं तो 1 हो जाएगा, और 1.5 ले रहे हैं तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 2.25। देखो ये हमारा फंक्शन था एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर में आप बस ये मतलब 4 इनपुट्स लेके निकाल रहे होते हैं, फिर हम क्या करेंगे इसका ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 0.5 इंटू 3.5, तो हमारा फाइनल आंसर हो गया 1.75, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी हैव राइट रिएमन सम। राइट रिएमन सम के केस में क्या करेंगे, हम लेफ्ट वाले पॉइंट को एक्सक्लूड कर देंगे। तो ये देखो लेफ्ट में हमारे पास क्या है 0, तो इस 0 को एक्सक्लूड कर देंगे तो बाकी पॉइंट्स क्या बचे 0.5, 1, 1.5 एंड 2। तो इन पॉइंट्स पे हम अब अपना वैल्यू निकालेंगे, लाइक एरिया निकालेंगे। तो ये हो जाएगा, क्या पॉइंट्स इंक्लूड करेंगे हम, 0.5, 1, 1.5 एंड 2। तो देखो यहाँ पे R4 हमारा क्या हो जाएगा 0.5 इंटू फंक्शन में अब हम इनपुट लेंगे 0.5, देन 1, ब्रेथ तो हमारी सेम रहेगी बोथ केसेस में, ठीक है। तो फाइनल आंसर आ जाएगा यहाँ पे 0.5 इंटू, डायरेक्टली मैं यहाँ पे देखो ये कैलकुलेटेड था तो हमारे पास ये आ जाएगा 7.5, तो फाइनल आंसर आ गया इस केस में 3.75। अब देखो आपके पास लेफ्ट रिएमन सम आ गया, राइट रिएमन सम आ गया, तो हम क्या करेंगे मिड पॉइंट रिएमन सम निकालेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1.75 प्लस 3.75 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर जो है ये आ जाएगा 2.75, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अच्छा अगर मान लो मिड पॉइंट रिएमन सम का और एक तरीका होता है, आप क्या कर सकते हो इसके बीच में डिवाइड कर सकते हो। तो 0 और 0.5 के बीच में अगर हम एकदम मिड पॉइंट वैल्यू लेंगे तो वो क्या हो जाएगा 0.5, 0.5 और 1 के बीच में क्या हो जाएगा 0.75, 1 और 0.5 के बीच में क्या हो जाएगा 1.25, 1.5 और 2 के बीच में क्या हो जाएगा 1.75। तो आपको 4 पॉइंट्स मिल गए। अब ये 4 जो पॉइंट्स मिले आपको, इसी 4 पॉइंट्स को आप फंक्शन पे एज इनपुट लोगे और फिर आपके पास लेंथ आ जाएगा, और लेंथ आ गई तो हम फिर सिंपली क्या करेंगे, ब्रेथ तो सेम ही रहेगा हमारे पास 0.5, उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप चाहो तो वैसे भी मिड पॉइंट रिएमन सम निकाल सकते हो, और अगर हम चाहो तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, लेफ्ट वाला निकाल लो राइट वाला निकाल लो, फिर दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो जो एरिया आया है, ये एरिया क्या है हमारे पास 2.75, विच इज़ अप्रॉक्स वैल्यू। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को अगर हम नॉर्मली सॉल्व कर रहे होते हैं डिफरेंट, मान लो अगर
इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे होते हैं नॉर्मली, तो उस केस में भी हमारे पास सम वर्ड जो है वैल्यू जो है ऐसी आ रही होती है, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का अगर हम यूज़ करते तो ये हमारी जो है जितना भी कंटेंट था वीक 9 में कंप्लीट हो चुका है। तो अब आप लोग इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, और थ्योरी कंटेंट तो सारा मैंने करवा दिया है। सो यस, थैंक यू सो मच एवरीवन एंड बाय।